Hello children, once again I am here with a new topic of SST, that is Independent States in 18th Century। 18वीं सदी में जो छोटे छोटे नए इंडिपेंडेंट राज्य उभर कर आए ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा आपको पता है मेडिवियल पीरियड में जब मुग़ल रूल्स आया, बहुत लंबे साल तक मुग़ल रूलर्स ने शासन किया, लेकिन औरंगजेब के बाद और औरंगजेब के ही टाइम पीरियड से हम ये कह सकते हो कि मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था और उसके बाद आए हमारे रीजनल किंगडम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मुग़ल रूल डिक्लाइन क्यों हुआ था, क्या कारण थे। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखो बेटा, जो पहले 6 मुग़ल रूलर थे उन्हें हम ग्रेट मुग़ल्स कहते हैं और बाद के हम लेटर मुग़ल्स कहते हैं। औरंगजेब एंड लेटर मुग़ल्स वर प्रेजुडाइज्ड, they were against the Hindu in many ways, even the non-Muslim। जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी स्पेशली हिंदू, उनके ये खिलाफ थे। सभी टेम्पल्स को उन्होंने फोर्सिबली जो है तोड़ दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिफरेंट टाइप के टैक्स लाइक जजिया टैक्स को इम्पोज कर रहे थे। मतलब नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन का रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो डिससेटिस्फाइड हो गए थे मुग़ल रूल्स से। सेकेंड, देयर वाज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन। मुग़ल रूल्स में क्या हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन नहीं था, कानून नहीं था कि भैया गद्दी पे कौन बैठेगा। हर तरफ ये देखा गया है, कहीं भाइयों को मार दिया गया है, कहीं पापा को जेल में डाल दिया गया है। तो गद्दी प्राप्त करने का कोई पर्टिकुलर रूल ना होने के कारण भी आपस में लड़ाइयाँ होती रहीं। जैसे जहांगीर ने मारा, फिर शाहजहाँ ने मारा अपने भाइयों को, फिर उसके बाद जो शाहजहाँ के बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने भी मारा गद्दी पे बैठने के लिए। तो इस तरीके से लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। देन नोबल्स अंडर द लेटर मुगल्स, वो कभी भी खुश नहीं रहे मुग़ल रूलर से और उन्होंने हमेशा जो है उनके खिलाफ विद्रोह किया था। फिर इन्वेजन होने लगे थे उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ से, जो है बाहर से मुगल्स पे आपका इन्वेजन स्टार्ट हो गया था। सबसे बड़ा इन्वेजन जो है नादिर शाह ने किया था 1739 में। उस समय मोहम्मद शाह जो थे वो गद्दी पे बैठे हुए थे। इवन ही प्लंडर्ड मैनी वेल्थ ऑफ इंडिया। कोहिनूर हीरा उठा के ले गया, पिकॉक थ्रोन जो शाहजहाँ का था उसे भी उठा के ले गया। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेडर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए थे। However, the Afghan could not snatch Lahore from the Sikh. These invasion continued, which drained the wealth एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। भाई बार बार हमला होगा तो सारी स्ट्रेंथ तो ख़त्म ही हो जाएगी ना, सारा पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेन कारण थे जिसकी वजह से इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर आ गया। नॉलेज विंडो को चेक करो बेटा। द कोहिनूर इज़ अ डायमंड विच इज़ नाउ इन द पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश एंड द पिकॉक थ्रोन वॉज द फाइन थ्रोन स्टडेड विच प्रीशियस जेम्स ऑन विच द जहांगीर सेट इन हिज थ्रोन। आप ही देखो, कोहिनूर हीरा तो अब ब्रिटिशर्स के पास है, म्यूजियम में ये रखा हुआ है उनके क्राउन में, और पिकॉक थ्रोन में बहुत सारा गोल्ड, डायमंड, प्रीशियस जेम्स थे, वो भी नादिर शाह ये सब लूट कर ले गए। अब लेटर मुगल्स की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर आए उन्हें लेटर मुगल्स कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। उसके बाद कोई भी एफिशिएंट रूलर नहीं आया था। और इवन बहादुर शाह जफ़र जब बने मुग़ल रूलर तो ब्रिटिशर्स का इतना कमांड हो चुका था कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नाउ ही इज़ द लास्ट रूलर, और उसके बाद कोई मुग़ल एम्पायर नहीं, ब्रिटिश एम्पायर विल रूल ओवर द इंडिया। सो 1857 की रिवॉल्ट के बाद मुगल्स ख़त्म। द मुग़ल एम्पायर श्रैंक ड्यूरिंग द रूल ऑफ लेटर मुगल्स, और जो इतना बड़ा साम्राज्य ख़त्म हुआ था वो ब्रिटिश राज्य ने उस पर पानी फेर दिया। न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन की बात करें तो रीजनल पावर धीरे धीरे जो है वो ग्रोन अप कर रही थी, जिसको जहां मौका मिल रहा था। बहुत सारे रीजनल पावर आई 18th सेंचुरी में, जिसमें सिख हो गए, राजपूत, मराठा, निज़ाम अवध के, देन बंगाल, हैदराबाद के निज़ाम, जाट, सतनामीज़, ये सारे न्यू रीजनल किंगडम्स इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए। सिख किंगडम की तरफ चलते हैं। सिखिज़म स्टार्टेड द स्पिरिचुअल कल्ट। गुरु नानक देव ने स्टार्ट किया था। It became a strong political and military force by the time of गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ चलाया था। देन बंदा बहादुर, वो भी एक सिख के बहुत बड़े लीडर के तौर पे उभरे। द मुगल्स वर वीकेंड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेशन ऑफ नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इन सब का एडवांटेज लिया इन सुख ने
और इन्होंने पंजाब और सिंध में अपना कंट्रोल बना के रखा। और सबसे फेमस जो रूलर रहे वो थे महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने इन सारे सिख माइजल्स को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना खड़ा किया सतलुज नदी के किनारे। हिज ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इंक्लूडेड, हिंदू भी होते थे उसमें, मुस्लिम भी होते थे। गोल्डन टेम्पल जो था अमृतसर में वो आपके महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनवाया है। अदर 6 स्टेट्स वर नाभा, कपूरथला, पटियाला, ये भी छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स के तौर पे आगे उभरे। राजपूत्स दे मेंटेन द लव एंड हेट रिलेशनशिप विद मुगल्स, क्योंकि कुछ राजपूत किंग्स जो थे वो मुगल्स को सपोर्टर हो गए थे और कुछ जो थे वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। औरंगजेब के आने के बाद और लेटर मुगल के आने के बाद राजपूत ने बिल्कुल सपोर्ट देना ख़त्म कर दिया, वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे मुगल रूलर के। रिलीजियस पॉलिसीज़ जो थी औरंगजेब की, उसकी वजह से तो राजपूत बिल्कुल ही मुगल रूलर्स के खिलाफ हो गए थे। ड्यूरिंग एंड आफ्टर औरंगजेब रूल, राजस्थान विटनेस्ड मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट। आप देखो सवाई राजा जो जय सिंह थे आम्बेर के, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। 1699 से 1743 तक वो रूल ओवर करते रहे। Then he also took interest in the social reform, scientific learning. He ordered to cut down the expenditure of wedding. उन्होंने कहा ये शादियों में जो इतना बड़ा बड़ा खर्चा करते हो ना, इसे कम करो और इसको यूज़ करो अच्छी रिसोर्सेज में। इवन उन्होंने बोला ये जो लड़कियों को मारते हो, फीमेल इन्फेंटिसाइड, और ये जो आपका ये सारी इविल प्रैक्टिसेस जो हैं ये ख़त्म हो जानी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे शहर बनाए, जयपुर जिसे पिंक सिटी आप कहते हो। एस्ट्रोनॉमल ऑब्जर्वेटर थे दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में इन्होंने बनाया। जो आप जंतर मंतर देखते हो ना, ये सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। मैसूर पे चलें तो मैसूर पावरफुल रहा अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान जो हैं वो यहाँ बने। हालांकि यूरोपियन इस समय तक आ चुके थे एंड ही न्यू डैट द वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग वाज मोर इफेक्टिव। तो इन्होंने क्या किया, अपने यूरोपियन से धीरे धीरे अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। ही फाउट मैनी बैटल्स विद द मराठा, सरदार, निज़ाम एंड इंग्लिश ऑल्सो। इवन ही डिफीटेड द इंग्लिश इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में उनकी डेथ हो गई थी। हैदर अली जो है, फिर उनके बेटे आए टीपू सुल्तान, और बहुत अच्छे कमांडर इन चीफ थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने भी जो है न्यू इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस किया, न्यू कैलेंडर, न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, न्यू सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इन सबको इंट्रोड्यूस किया था ताकि अच्छी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन बन सके। ही टुक स्टेप्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज सब्जेक्ट। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया। हिज इनोवेशन वॉज इन द वेपन्स। जो नए तरीके के औजार आए थे ना, हथियार, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट किया था। लेकिन उन्हें कंटिन्यूसली इंग्लिश से लड़ाई लड़नी पड़ी और फाइनली 4th एंग्लो मैसूर वार में श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। अब चलते हैं हम अवध की तरफ पे। द जमींदार्स वर क्वाइट पावरफुल एंड डिड व्हाट दे लाइक। अवध में क्या हुआ, जो भी ये जमींदार थे ना, ये किसानों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड कर रहे थे। सो मुग़ल रूलर्स ने क्या किया, सादत खान को वहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा था। लेकिन सादत खान ने अपने आप को थोड़े दिनों बाद इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। एज पीजेंट सपोर्टेड हिम, क्योंकि सादत खान ने अच्छे काम किए थे ना, तो उसे किसानों का साथ मिला, इसीलिए उसे लगा कि इस एरिया का रूलर मैं ही बन जाता हूँ, और वो बन भी गए। बाद में उनके सक्सेसर जो आए सफदर जंग, जो उनके नेफ्यू थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया, एबल रूलर थे, तो अवध के लोगों ने उन्हें ही अपना राजा माना। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना। अवध के बाद बंगाल जो थे, नवाब के बंगाल, वो भी फ्लोरिश्ड हो रहे थे मुग़ल टाइम पीरियड में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अपने आप को औरंगजेब की डेथ के बाद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो जो औरंगजेब ने और मुगल्स ने गवर्नर बनाए थे ना बंगाल के, स्पेशली मुर्शिद कुली खान ने, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया कि बंगाल अब अपना एक अलग किंगडम है। उन्होंने अच्छे से जो है एडमिनिस्ट्रेटर किया। उसके बाद जो है शुजाउद्दीन आए, अलीवर्दी खान आए, सिराजुद्दौला आए, तो बंगाल के भी नवाब धीरे धीरे आते रहे और बंगाल एक रीजनल किंगडम के तौर पे आया। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल जो था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया, वहाँ बंगाल रूलर्स की हार हुई।
तो जाट की बात करते हैं। जाट ने वो एरिया ऑक्यूपाइड किया था बेटा जो दिल्ली, आगरा और मथुरा, मतलब यमुना नदी के आसपास का एरिया पूरा कैप्चर कर लिया था। चीफली तो ये पीजेंट्स ही थे, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। जाट कंटिन्यू टू राइज टाइम एंड अगेन। दे ऑल्सो फेल्ट अगेंस्ट द मुगल पॉलिसी, उन्हें भी मुगल पॉलिसी पसंद नहीं थी, इसलिए जैसे उन्हें टाइम मिला उन्होंने अपने आप को, मौका जैसे ही मिला, अपने आप को अलग कर दिया था। तो जब इंडिपेंडेंट स्टेट बना भरतपुर में स्पेशली, तो उस समय बदन सिंह थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, उसके बाद चौरामन थे। लेकिन जो सूरजमल राजा हुए ना, उस टाइम पे जाट कम्युनिटी और जाट किंगडम जो था बहुत तेजी से फ्लोरिश्ड हुआ था। अगर स्पेशल फीचर आप देखते हो ना जाट स्टेट का, सो व्हेनेवर द स्टेट वाज एट वॉर द पीजेंट टू पिक्ड अप आर्म्स, ये एक स्पेशल फीचर था कि अगर जाटों का कोई भी राजा लड़ाई में जा रहा है तो सारे किसान भी आर्म एंड वेपन उठा लेते थे कि हम भी राजा के साथ हैं। सो दैट वाज द स्पेशल फीचर्स। आफ्टर दैट सतनामीज आर देयर, दे वर द ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स टू, and they also picked up the arms and fought side by side. They revolted against the Mughal. One of their follower was killed by the Mughal soldier. तब से इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं बेटा मराठास की। One of the powerful kingdom of the Deccan. Under the Shivaji, this Marathas kingdom flourished and developed a lot. 1627 से 1680 तक शिवाजी रहे थे। उन्होंने कहते हैं ना एक मेन का बैंड बना रखा था पूरा का पूरा। एक स्मॉल आर्मी थी जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर में आपकी बहुत ज़्यादा फेमस थी। आपने अगर तानाजी मूवी देखी है, कैसे अचानक से गुरिल्ला के तरह आकर अटैक कर देते ना, तो वैसी टैक्टिक्स को ये यूज़ करते थे। 1674 में ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मराठा स्टेट एंड असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ छत्रपति। इसीलिए हम शिवाजी को क्या कहते हैं? छत्रपति शिवाजी। बहुत क्लेवर थे, वेल एफिशिएंट थे। शिवाजी के बाद उनके बेटे आए संभाजी, उन्होंने भी जो है मराठा किंगडम को अच्छे से डेवलप किया था। एंड देन ऑल पावर कंसंट्रेटेड इन देयर हैंड्स। धीरे धीरे फिर पेशवाज आने लग गए। पेशवाज वर द ब्राह्मण मिनिस्टर्स ऑफ द मराठा। संभाजी के बाद वो आए। 1730 में बालाजी आ गए, बालाजी विश्वनाथ, ही अपॉइंटेड पेशवा बाय द मराठास। फिर बाजीराव फर्स्ट, फिर बालाजी बाजीराव। इस तरीके से पेशवास ने जो है अपना पूरा अच्छे से मराठा किंगडम को संभाला। उन्होंने अपनी कैपिटल भी पूना को बना लिया था। तो मराठा किंगडम इनके टाइम पे एक्सपेंड ही करता गया और बहुत अच्छे से फ्लोरिश्ड हुआ। अब दे ब्रॉट अंडर देयर कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। धीरे धीरे ओडिशा, दिल्ली, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा, मैसूर, हैदराबाद, वो मराठा किंगडम के अंडर आता गया। तो पेशवा ने अपनी अच्छी टैक्टिक्स दिखाई, अच्छी पॉलिसीज़ दिखाई, जिससे वो आगे बढ़ते गए। लेकिन बैटल ऑफ पानीपत जब हुई 1761 में, वहाँ इनकी हार हुई। आफ्टर दिस द मराठा एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। सो बैटल ऑफ पानीपत ने बहुत सारे लोगों की किस्मत को बदल दिया है और बहुत सारी हिस्ट्री बदल दी है, क्योंकि कई बार हो गई बैटल ऑफ पानीपत। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गुड फाइटर तो थे ही, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे मराठास। उन्होंने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो बना रखा था। पावर तो मेन राजा के पास ही होती थी, लेकिन उसने अपने अष्ट प्रधान यानी कि 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल बना रखी होती थी। ये शुरू हुआ था छत्रपति शिवाजी के टाइम से ही। इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो होते थे उन्हें पेशवा या प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। उसके बाद सेनापति, आर्मी कमांडर होते थे। देन आपके पंडित राव यानी कि चीफ प्रीस्ट होते थे। ये सारे मिनिस्टर जो है अपॉइंट होते थे ऑन द मेरिट बेसिस, यानी कि हायरार्की सिस्टम है, इनकी इंटेलेक्चुअलिटी को देख के अपॉइंट किया जाता था और ये बहुत अच्छे से असिस्ट करते थे राजा को। और पूरा जो एम्पायर होता था, किंगडम जो होता था, उसे प्रांत में डिवाइड किया जाता था। प्रांत मतलब स्टेट, उसके बाद परगनाज यानी कि डिस्ट्रिक्ट, और फिर विलेजेस में डिवाइड किया जाता था। विलेज हेडमैन को पटेल कहा जाता था, जैसे आज हम सरपंच कहते हैं। तो इसके अलावा जो हेडमैन थे, जो चीफ थे, स्पेशली सिंधिया हो गए, गायकवाड़ हो गए, भोंसले हो गए, इन लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प किया एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। रेवेन्यू की बात करें तो चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू मराठास का जो था वो लैंड था, लैंड से ही आता था, एग्रीकल्चर से आता था। 2 टाइप के टैक्स इन्होंने लगाए थे, चौथ और सरदेशमुखी।
1/4 यानी कि 1/4 आपको देना है जितना प्रोडक्शन हुआ है। लाइक अगर 100 kg है तो उसका 1/4 निकालो 25 kg। और स्वदेशमुखी यानी कि 1/10 हिस्सा आपको अपने प्रोड्यूस का देना है ट्रेजर में। आर्मी अगर हम देखें, वेल मेंटेन वेल इक्विप्ड आर्मी थी, आर्टिलरी सारी अच्छी थी, कैवलरी भी थी, इन्फेंट्री भी थी, दे ऑल्सो हैड अ स्मॉल नेवी एंड इवन दे पेड द अटेंशन टू द एडवांसमेंट ऑफ द टैक्टिक्स। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे किलों को कैप्चर कर रखा था। और शिवाजी हैड ओवर 250 फोर्ट्स अंडर हिज कंट्रोल, 250 किले उनके कंट्रोल में थे। ट्रेड और एग्रीकल्चर की बात करें तो मराठा इनकरेज ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ट्रेड पे भी उन्होंने टैक्स लगा रखा था, अच्छे से उसकी देखभाल करते थे, ट्रेडर्स उनका बात मानते थे। दिस वॉज द रीज़न दैट ट्रेड एक्सपेंड इन द इंटायर रीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा। चलो अब करते हैं क्विक रिवीजन। हमने क्या डिस्कस किया कि मुगल रूल डिक्लाइन होने के क्या कारण थे, स्पेशली औरंगजेब, और उसके बाद कारण जो है समझ में आए। देन सेंट्रल मुगल अथॉरिटी जो है धीरे धीरे वीकेंड होनी शुरू हो गई। सिख ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया 12 माइजल्स में। सवाई राजा जय सिंह आम्बेर के जो थे राजस्थान में 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुए। स्टेट ऑफ मैसूर जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। बंगाल और अवध के नवाब एफिशिएंट तरीके से अपने किंगडम को चला रहे थे। देन आपके जाट एंड सतनामीस वो भी लिमिटेड एरिया में अपने किंगडम को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मराठास वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन हाँ, अफगान जब 1761 में आए तो बैटल ऑफ पानीपत में इनकी हार हुई और डिक्लाइन शुरू हो गया। मराठास वेल एफिशिएंट रूलर थे जो बहुत अच्छे से अपने लोगों की भी देखभाल करते थे। तो ये सारे रीजनल किंगडम थे। दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। नाउ प्लीज डू द एक्सरसाइज केयरफुली।